नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन चर्चा करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 15, जिसका नाम दुग्ध विज्ञान के नाम से। दूध क्या होता है, दूध की क्या क्या जरूरतें हैं, इंसान के लिए दुग्ध क्यों आवश्यक है, साथ में भारत में दुग्ध उत्पादन की क्या क्या स्थितियां हैं, दुग्ध उत्पादन के साथ साथ भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन बढ़ावा को देने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी परियोजनाएं चला रही है, कौन कौन सी परियोजना चला रख चुकी है, और राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में इसका क्या स्टेटस है, भारत के अंदर इसका प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है। इन सभी बातों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं, पहली बात तो दुग्ध किसे कहते हैं। तो दूध की जहां तक बात आती है, मतलब पशु की ब्यात काल से 15 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात जो लैक्टिव स्राव प्राप्त होता है उसे अपन दूध के नाम से जानते हैं, और बाकी इन दिनों के बीच का जो लैक्टिक स्राव प्राप्त होता है उसको खीस के नाम से अपन संबोधित करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन कि भारत में दुग्ध उद्योग का विकास, डेवलपमेंट, मिल्क इंडस्ट्री का कहां से स्टार्ट हुआ और कहां से खत्म होने जा रहा है, और प्रेजेंट टाइम में कौन से स्टेटस पे पहुंच गया है। भारतवर्ष में आजादी के बाद में दुग्ध उत्पादन में प्रशंसनात्मक वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। आज विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भारत देश है वो दूध उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पे पहुंच चुका है। मतलब अन्य देशों की तुलना में भारत पहले स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत के अंदर भी बात करें तो सबसे ज्यादा अगर दूध उत्पादन की बात करें तो जो यूपी स्टेट है वो पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, और जो अपना राजस्थान स्टेट है वो कितने नंबर पे है, दूसरी पोजीशन पे पहुंच चुका है। मतलब इन दोनों स्टेटों की ये है, जबकि अन्य भी उत्पादन काफी अच्छा हो रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सन 1951 में जब देश का कुल दुग्ध उत्पादन 17 मिलियन टन था, जिसमें अब 9.5 गुना की वृद्धि हो चुकी है। उसके बाद में वर्ष 2017 में इस दुग्ध उत्पादन का दोबारा डाटा मेंशन किया गया। यह दुग्ध उत्पादन 163.7 मिलियन टन हो गया है। इसमें 49% उत्पादक भैंस से, मतलब ज्यादातर 59% जो दूध का प्रोडक्शन मिल रहा है अपने को, वो किससे प्राप्त हो रहा है, भैंस से प्राप्त हो रहा है। 20% कहां से प्राप्त हो रहा है, गाय से प्राप्त हो रहा है, और 27% विदेशी गायों से प्राप्त हो रहा है, और जो शेष हिस्सा है वो भेड़ तथा बकरियों से अपने को प्राप्त हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एक मोटे तौर पे देखा जाए तो भैंस से अपने को 49% मिल्क का प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, जबकि विदेशी गायों से अपने को केवल 27% हो रहा है, और देसी गायों से अपने को 20% उत्पादन प्राप्त हो रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में 18.5% हिस्सा है। मतलब पूरे देश, पूरे विदेश देश और पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए अपन तो 18.5% हिस्सा केवल और केवल भारत देश का है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार वर्ष 2016-17 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 352 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, जो वैश्विक तौर पे सबसे अधिक थी। दोस्तों भारत देश की बात करें 2016-17 की, तो प्रति व्यक्ति मतलब एक दिन में एक आदमी को 352 ग्राम दूध की उपलब्धता थी। लेकिन ये उपलब्धता 2022 और 23 के अंदर अगर आंकी जाए तो ये उपलब्धता आज 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मतलब आगे बात करते हैं अपन, भारत की दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर 5.3% वार्षिक है, जो वैश्विक वृद्धि दर की 2.2% से दुगनी है। दोस्तों वैश्विक वृद्धि दर इनसे बहुत कम है, अपने वैश्विक वृद्धि दुग्ध उत्पादन दर बहुत ज्यादा है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के आंकड़ों के अनुसार 2013 में शीर्ष दुग्ध उत्पादन राष्ट्र एवं वैश्विक दूध उत्पादन में हिस्सा निम्न प्रकार से दिया गया है। किस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, भारत 18%, संयुक्त राज्य अमेरिका 12%, ब्राजील का हिस्सा एवं चीन का 5% था, रूसी संघ का था केवल 4%। मतलब भारत ही इसमें सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश था दोस्तों। आगे बात करते हैं, डेयरी ग्रामीण परिवारों के लाखों लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि डेयरी के माध्यम से ग्रामीण जो जनसंख्या है वो क्या, उसका रोजगार के एक महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। और विशेष रूप से सीमांत किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम है, उन किसानों के लिए ज्यादा है। महिलाओं के लिए रोजगार और आय सर्जन के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ साथ में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1975 के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 280 ग्राम दूध उपलब्ध होना बहुत जरूरी है।
जो ICMR है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग एक आदमी को 280 ग्राम दूध प्रतिदिन आवश्यक रहता है एक अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए, जबकि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अलग अलग समय पर अलग अलग होती रहती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ICMR मतलब 280 ग्राम दूध एक व्यक्ति को प्रतिदिन चाहिए होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूध में दूध उत्पादन की प्रति व्यक्ति जो स्थितियां नापी गई है वो क्या क्या थी, कैसी थी। 1950-51 के अंदर अपने यहाँ का दूध उत्पादन था 17 लाख टन। कितना था? 17 लाख टन। लेकिन प्रति व्यक्ति यहाँ की उपलब्धता थी 130 ग्राम के आसपास, और 2014-15 में ये बढ़ के 322 ग्राम हो गई, जबकि अपना दूध उत्पादन 146.3 लाख टन हो गया। बात करें 15-16 की, 2015-16 के दशक के अंदर 155.5 मिलियन टन अपने का दूध उत्पादन मिल रहा था भारत देश में, और प्रति व्यक्ति 337 ग्राम की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता थी। 2016-17 के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर 163.7 मिलियन टन उत्पादन हो गया है, और 352 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता हो गई है। और आज 2022-23 की अगर स्थिति को देखा जाए तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता की बात की जाए तो 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत का दिन प्रतिदिन मतलब दुग्ध उत्पादन को लेकर स्टेटस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आगे अपन बात करते हैं स्रोत बुनियादी पशुपालन और मत्स्य पालन के आंकड़ों को। 2017 में हमारे यहाँ पर दुग्ध उत्पादन के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी पाली जाती थी, लेकिन व्यवसायिक स्तर पर दुग्ध का उत्पादन करने वाले पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी मानते हैं। भारत में गौवंश की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, और काफी वृद्धि मतलब होती जा रही है। साथ साथ में दुग्ध उत्पादन में क्या हो रही है? अब जाके थोड़ी सी कमी महसूस होने लगी है अपने को, क्योंकि गाय भैंस का उत्पादन कम हो रहा है। संसार के अन्य देशों में अच्छे नस्ल की गायें पाई जाती है जिनका दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक है। हमारे देश में सबसे उत्तम नस्ल की भैंसें पाई जाती है। पूरे विश्व की अगर भैंसों की बात की जाए तो केवल भारत देश के अंदर सर्वाधिक अच्छी सर्वश्रेष्ठ नस्ल पाई जाती है, जैसे कि मुर्रा, जिनके दूध वसा अच्छी पाई जाती है। SNF वसा रहित जो ठोस पदार्थ है वो भी अच्छा पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इन भैंसों का दुग्ध उत्पादन उन्नत नस्ल की गायों की अपेक्षा काफी कम है। मतलब अपने को क्या करना है? दुग्ध उत्पादन गायों की तुलना में भैंसों का कम है, तो इसको भी क्या करना है? बढ़ाना है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अतः आवश्यक है कि हम भविष्य की मांग के अनुसार, क्योंकि भविष्य की मांग क्या है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। अपने पशु को विकसित करके जिसमें अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की दूध की मांग को अपने को क्या करना है? पूरा करना है दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय गायों का दुग्ध उत्पादन क्षमता की। तो भारत में 190.90 मिलियन टन गायें पाली जाती हैं। 190.90 मिलियन गायें पाली जाती हैं, टन नहीं, वो दूध का था, जो संसार की कुल गायों का केवल 16.5% है। एक भारतीय गाय का वर्ष में औसतन दुग्ध उत्पादन लगभग 1600 किलोग्राम या लीटर होता है लगभग। आगे बात करते हैं, प्रति पशु दुग्ध उत्पादन का इतना बड़ा अंतर होने का महत्वपूर्ण कारक क्या है कि विदेशों में नस्ल सुधार कार्यक्रम पिछले अनेक वर्षों से किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ के वैज्ञानिक अपने पशु को अच्छी उत्पादक गुण स्थायी रूप से स्थापित कर चुके हैं। लेकिन भारत में अभी पशु अनुसार जो पशु के नस्ल का सुधार केंद्र है वो क्या है? कम है, इसलिए पशु का नस्लों का सुधार क्या हो रहा है? कम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब भारत के अंदर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पशु की नस्ल को सुधारने के लिए। भारत में दूध उत्पादन की आवश्यकता एवं विशेष कार्यक्रम, कि भारत में दूध उत्पादन की आवश्यकता कितनी है और इसके लिए विशेष कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं। दोस्तों यहां तक बात करते हैं तो विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का पहला स्थान है। आपको पता है लाखों ग्रामीण परिवार के लिए दुग्ध व्यवसाय का आय का एक क्या है? स्रोत है, दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है व्यवसाय के रूप में। एक आजकल इसको बिजनेस के रूप में भी देखने लगे हैं। रोजगार प्रदान करने और आय के साधन पैदा करने में दुग्ध व्यवसाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत सरकार के अनेक पशु विकास कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिसका संक्षिप्त वर्णन आपके सामने है। पशु उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु की नस्ल सुधारना, पशु संकरण आवश्यक है। इसके लिए निम्न प्रकार योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें सबसे पहली योजना है सघन पशु विकास योजना, जो ICDP के नाम से इसको जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्या है? देखिए दोस्तों, इस योजना के विकास के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य पशु मादा पशु को चुना गया है। इन पशुओं के लिए नियंत्रण, प्रजनन, संतुलित आहार, रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। इस प्रकार अनेक केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं।
दूसरा कौन सा कार्यक्रम है? उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों का संग्रहण। बाहर से उन्नत नस्ल के सांड लेके और यहाँ की गायों के साथ क्या किया जाता है? उनका क्रॉस करवाया जा रहा है, संकर किया जाता है। उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों को स्थानीय गायों की प्राकृतिक विधि से प्रजनित कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है, जिसके स्थानीय पशु का दुग्ध उत्पादन कई गुना बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान। ये AI के नाम से इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से। कृत्रिम गर्भाधान भी एक पशु के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर पशु क्या होते हैं, मतलब गर्भधारण करने में सक्षम रहते हैं लेकिन उनका गर्भधारण हो ही नहीं पाता, और कृत्रिम विधियों के माध्यम से आज अपन क्या है इसको बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार व अन्य राज्यों में अनेक प्रकार के स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान की पशु विकास एवं नस्ल सुधार में अच्छी भूमिका रही है। आगे बात करते हैं इसमें भ्रूण स्थानांतरण तकनीक। ये भी क्या एक बहुत अच्छी तकनीक है, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके और फिर गायों को क्या करना? प्रेग्नेंट करना। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक में अधिक दुग्ध उत्पादन वाली क्षमता वाली गायों में निषेचित अंडे एकत्रित करके पशु के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं, दूसरे पशु के गर्भाशय में। इस तकनीकी में 12 से 18 महीने के एक उत्तम नस्ल की जो गाय होती है वो 25 तक के बच्चे पैदा कर सकती है। मतलब इस तकनीक के माध्यम से एक गाय 25 तक बच्चे पैदा कर सकती है। कितने महीने में? 12 से 18 महीने में। और वैसे 12 से 18 महीने में लास्ट 1 या 2 बच्चे ही पैदा कर सकती है। तो ये तकनीक काफी अच्छी कारागार साबित हुई है। इसमें जो उन्नत नस्ल के पशु हैं उनकी संख्या पे क्या बढ़ाए हुए जोर दिया गया है दोस्तों। जबकि सामान्य प्रजनन विधि के माध्यम से एकमात्र एक बच्चा प्राप्त होता है। आनुवंशिक सुधार के लिए यह तकनीक बहुत कारागार साबित हुई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विभिन्न राज्यों में नस्ल सुधार की कुछ योजनाएं चल रही है। कई राज्यों में नस्ल सुधार की कौन कौन सी है? जैसे एंडोजेनिक प्रोजेक्ट योजना चल रही है। यह प्रोजेक्ट हेरीगाडा कर्नाटक में चलाया गया था सबसे पहले, और स्थानीय नस्ल के गायों में रेडेन नस्ल के सांडों से संकरण कराकर और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगला प्रोजेक्ट इंडोजर्म प्रोजेक्ट, ये भी खूब चल रहा है। ये हिमाचल में चल रहा है, ज्यादातर मंडी जो है वहां पर। अल्मोड़ा यूपी में भी चलाया जा रहा है। इसमें जर्मनी नस्ल के जो सांड होते हैं वो हॉलैंड एवं ब्राउन स्विस के वीर्य को स्थानांतरित नस्ल के गायों में क्या किया जा रहा है? गर्भाधान करके संचरित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं इंडो स्विस जो प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है। इंडो स्विस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है? यह प्रोजेक्ट पटियाला में चलाया गया था, जिसमें ब्राउन स्विस नस्ल के जो और हरियाणा और साहिवाल जो गायें होती हैं उनको प्रजनन नस्ल के सुधार के लिए काम में लिया जा रहा है। आगे बात करते हैं संतति परीक्षण की। संतति परीक्षण, प्रत्येक राज्य में अच्छी नस्ल के सांडों से गायों को गर्भित कराकर उसमें पैदा होने वाली बच्चियों का अच्छी तरीके से पालन पोषण करके उनका दुग्ध उत्पादन देखकर उनको अगली पीढ़ी तक तैयार करना काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है दोस्तों। गौशाला एवं चारा विकास योजना, ये भी योजना काफी अच्छी योजना है। प्रत्येक राज्य में बेकार आवारा जो पशु हैं गौशाला में रखकर योजना सुचारू रूप से इसको चलाई जा रही है, जिससे पशु अच्छी तरीके से पालन पोषण उत्पादन बढ़ाया जा सके। जो आवारा पशु हैं उनका एक चल रहा है की विलेज प्रोग्राम, ये भी काफी अच्छा प्रोग्राम है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में पशु विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें पशु की अच्छी तरीके से पालन पोषण कर उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। आगे बात करते हैं सहकारी डेयरी योजना। पूरे देश में राज्य स्तर पर सहकारी डेयरियां स्थापित की गई हैं, जिनका डेयरी विकास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। डेयरी की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। आगे बात करते हैं अपन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में। मतलब बात हो रही है यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, NDDB के नाम से इसको शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों। ये कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो बात करते हैं, ये आनंद गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? आनंद गुजरात के अंदर स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि NDDP या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात के अंदर स्थापित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग क्षेत्रों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई में स्थापित किए गए। जो रीजनल सेंटर हैं इसके वो वहां पर स्थापित किए गए हैं। आगे बात करते हैं संसार की ये सबसे बड़ी डेयरी है भारत में, जिसका ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों। अधिकतम दूध उत्पादन, स्वच्छ दूध उत्पादन से। आगे बात करते हैं भारतीय डेयरी निगम, इंडियन डेयरी
कॉर्पोरेशन की जहां तक बात करते हैं, भारत सरकार ने 13 जनवरी 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी। कब की थी? 13 जनवरी 1970 के अंदर की गई थी। यह निगम ऑपरेशन फ्लड व अन्य डेयरी विकास योजनाओं का संचालित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। दोस्तों आगे बात करते हैं, इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट चला गया श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन की जहां तक बात होती है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों, और इसके जनक डॉक्टर वर्गीश कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीश कुरियन को माना जाता है। ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया था ऑपरेशन फ्लड, जिसको स्टार्टिंग की गई ऑपरेशन फ्लड योजना 3 चरणों में पूरी हुई थी दोस्तों। और 3 चरण कौन कौन से? ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1970 में शुरू किया गया था दोस्तों, 1970 में। इसके अंतर्गत जो सेपरेटा दूध क्या होता है? जिस दूध से वसा को निकाल लिया जाता है उसे सेपरेटा दूध के नाम से जाना जाता है। सेपरेटा चूर्ण बटर ऑयल विदेशों से अनुदान के लिए रूप में प्राप्त हुआ है। उससे दूध तैयार करके दूध को दिल्ली, मुंबई, अन्य बड़े जो शहर हैं उनमें बेचा जाता है, मतलब एक प्रकार से दूध का पाउडर बना के बेचा जाता है। 1970 से ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण स्टार्ट हुआ था। यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण की काफी सफलता रही। इसकी सफलता के बाद से स्पष्ट होता कि ऑपरेशन फ्लड को शुरू करने में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 105 ग्राम थी दूध की उपलब्धता, लेकिन यह दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 122 ग्राम तक पहुंच गई। इसलिए दूसरे चरण का स्टार्टिंग किया गया। दूसरे चरण में क्या कहा गया? दूसरे चरण में कहा गया ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण 1 जुलाई 1978 से स्टार्ट किया गया। 1 जुलाई 1978 से। इसका समापन 1985 में हुआ, मतलब काफी लंबा चला ये, 78 से लेके 1985 तक चला। आगे बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन के दौरान जो कमियां रही, मतलब पहले प्रोग्राम में जो कमियां रही उनको पूरा करने में 1993-94 100% अनुदान के आधार पर एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम के नाम से एक नई योजना शुरू की गई। यह योजना कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू की गई और जो कि ऑपरेशन फ्लड में आने से छूट गए थे उनको भी इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ पहाड़ी और पिछड़े जो क्षेत्र थे, जो पहाड़ी एरिया के आदमी थे, उनको अमल में लाया गया, उनको विश्वास जीता गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुधारू मवेशी पशु का विकास करना, तकनीकी सहायता देना, उपलब्ध कराना एवं दूध उत्पादन में वृद्धि करना, दूध की सहकारी खरीद किफायती ढंग से प्रशिक्षण करना, विपणन करना उनका, और दूध उत्पादन में उचित मूल्य प्राप्त करना था। आगे बात करते हैं अपन रोजगार के अतिरिक्त जो अवसर है उनका सर्जन करना, अपेक्षा करें तो वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक और पौष्टिक स्थिति में क्या करना? सुधार करना। आगे बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत की गई। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई उसमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत पशु के हेतु दाना, चारा उपलब्ध कराने का बढ़वार एवं अन्य उपलब्धता की मांग के अंतर को भी क्या कम रखा गया आपस में, कि जो दाना चारा उपलब्ध होता है तथा उत्पादन होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बीच में क्या किया? मेंटेन किया गया। इस योजना के अंतर्गत पशु के बीमारियों के नियंत्रण, राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, पशु की बीमारियां जैसे कि कुछ ज्यादा फैलने वाली बीमारी होता है, खुरपक्का, मोरपक्का, पीपीआर बीमारियां होती है, ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है, माल्टीजोवर जिसको बोलते हैं, इस ये स्वाइन फ्लू आदि बीमारियां, उनके खिलाफ क्या इस योजना में काफी मतलब नियंत्रण के लिए अनुदान भी दिए गए और इस योजना के इन रोगों के ऊपर कंट्रोल भी पाया गया। आगे तदुपरांत मतलब सरकारी दुग्ध व्यवसाय को लोकप्रिय बनाने के लिए इनमें जुड़े पहले छूटे गए कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे, उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय मवेशी गोधन भैंस परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता की सूचना, सुदृढ़ीकरण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, सहकारिता को सहायता, डेयरी प्रोजेक्ट, वेंचर कैपिटल फंड, पशु आहार चारा विकास योजना, पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अनेक योजनाओं में काम अभी भी कर रही हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान में दुग्ध उत्पादन की स्थिति के बारे में। तो राजस्थान में जो डेयरी की स्थिति वो कैसी है? राजस्थान में ग्रामीणों का पशुपालन एवं मुख्य व्यवसाय है। एक मुख्य व्यवसाय क्या है? जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है उनका ज्यादातर व्यवसाय या बिजनेस अपन बात करें तो पशुपालन है, जिससे ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं पोषण की आवश्यकता पूर्ति हो सके। इसी से वो क्या करते हैं? अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजस्थान में कुल दुग्ध उत्पादन कितना था? 16,934 मैट्रिक टन था, मिलियन टन था। देश में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान था राजस्थान का, क्योंकि पहला किसका था? यूपी का था। देश में 11.8% हिस्सा केवल और केवल राजस्थान का है, जिसमें 53% भैंसों का हिस्सा है राजस्थान के अंदर, जबकि भारत का कितना था विश्व में? 49%।
36% किसका, गायों का हिस्सा था, 1% बकरियों से प्राप्त होता है। राजस्थान में जैसलमेर में सबसे अधिक दूध की उपलब्धता है। मतलब बात करें दूध का उत्पादन तो कहां का है, राजस्थान में जयपुर का है दोस्तों। अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता की बात करते हैं तो 1085 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता जैसलमेर में आदमी को हो रही है, प्रति व्यक्ति को। तो मतलब सबसे ज्यादा दूध उपलब्धता कहां की है, जैसलमेर की। उत्पादन कहां का रहा, जयपुर का। आगे बात करते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977 में स्थापित किया गया। कहां पर, जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। कब, 1977 में, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और तब से समस्त 32 जिलों में डेयरी फेडरेशन द्वारा डेयरी से संबंधित उत्पादन, विपणन एवं विकास कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 2016-17 में राज्य के कुल 21 अपने दुग्ध सहकारी समितियां क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। अभी भी अपने एक बार 21 जो मतलब संघ हैं वो कार्य कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, इन संघों के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर 14,193 दुग्ध सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, जिनमें केवल 5,699 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां राजस्थान में स्थित हैं दोस्तों। तो ये अपने हालात थी डेयरी उत्पादन की।